नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही मूल्य वृद्धि और अन्य मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दिन भर के लिए स्थगित। राष्ट्रपति चुनाव की मतगणना बृहस्पतिवार को संसद भवन परिसर में होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा, सरकार ने मुद्रास्फीति से निपटने के लिए आपूर्ति से जुड़े कई कदम उठाए हैं। सरकार ने 25 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 68 शहरों में 2,877 इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशनों को मंजूरी दी। वाणिज्य मंत्रालय ने सभी विशेष आर्थिक क्षेत्रों के लिए नए नियम वर्क फ्रॉम होम इन स्पेशल इकोनॉमिक जोन रूल 2006 को अधिसूचित किया। श्रीलंका संकट पर चर्चा के लिए केंद्र सरकार की सर्वदलीय बैठक संसद भवन सौध में संपन्न। श्रीलंका में कल राष्ट्रपति पद के चुनाव में कार्यवाहक राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे, अनुरा कुमारा दिसानायक और दुल्लास अलपरुमा के बीच मुकाबला होगा और महराज अहमद खान निशानेबाजी विश्व कप में पुरुषों की स्कीट स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने। समाचार संध्या में जागृति शर्मा के साथ मैं लवली निगम। मूल्य वृद्धि और जीएसटी दरों में बढ़ोतरी के खिलाफ विपक्ष के विरोध के कारण संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा में सदन की बैठक शुरू होने पर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने बढ़ती कीमतों का मुद्दा उठाने की कोशिश की, लेकिन अध्यक्ष ओम बिड़ला ने इसकी अनुमति नहीं दी। अध्यक्ष ने इसके तुरंत बाद प्रश्नकाल की कार्यवाही शुरू कर दी। कांग्रेस, डीएमके और तृणमूल कांग्रेस सहित विपक्षी सदस्य मूल्य वृद्धि को लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए सदन के बीचों बीच आ गए। अध्यक्ष ने सदस्यों से अपनी सीटों पर बैठने का बार बार आग्रह किया, लेकिन उनकी अपील का सदस्यों पर कोई असर नहीं हुआ। उधर राज्यसभा में भी कुछ इसी तरह की स्थिति रही। सवेरे सदन की बैठक शुरू होने पर सभापति एम वेंकैया नायडू ने मूल्य वृद्धि पर कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और अन्य विपक्षी सदस्यों के स्थगन प्रस्ताव के नोटिस अस्वीकार कर दिए। इसके बाद कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और डीएमके सदस्यों ने सदन में हंगामा शुरू कर दिया, जिसकी वजह से कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। इस बीच कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्षी दलों ने आज सरकार से दूध और पनीर जैसी रोजमर्रा की आम आदमी की जरूरतों की चीजों पर लगाई गई वस्तु और सेवा कर जीएसटी को वापस लेने की मांग की है। मूल्य वृद्धि के विरोध में कांग्रेस और वामपंथी दलों ने संसद भवन परिसर में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने धरना दिया। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि विपक्ष बढ़ती कीमतों के मुद्दे को संसद और संसद के बाहर भी उठाता रहेगा। उन्होंने कहा कि महंगाई की वजह से आम आदमी बुरी तरह प्रभावित हुआ है और उसकी मुश्किलें बढ़ गई हैं। सरकार ने मुद्रास्फीति की समस्या से निपटने के लिए हाल के महीनों में आपूर्ति से जुड़े कई उपाय किए हैं। प्रमुख आवश्यक वस्तुओं की कीमतों पर लगातार नजर रखी जा रही है और समय समय पर आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज राज्यसभा में बताया कि केंद्र सरकार ने प्रमुख खाद्य तेल संघों से खाद्य तेलों की कीमतें 15 रुपये कम करने को कहा है। उन्होंने कहा कि पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क में कमी की गई है। मूल्यों में स्थिरता बनाए रखने के लिए प्याज और दालों का बफर स्टॉक बनाया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने स्पष्ट किया है कि हाल ही में कुछ वस्तुओं पर जीएसटी दरों में बढ़ोतरी का फैसला टैक्स लीकेज को रोकने के लिए किया गया। वित्त मंत्री ने कई ट्वीट्स में कहा कि टैक्स लीकेज को रोकने के लिए यह निर्णय बहुत आवश्यक था। उन्होंने कहा कि अधिकारियों और मंत्रियों के समूह सहित विभिन्न स्तरों पर इस बारे में विचार किया गया। सभी सदस्यों की पूर्ण सहमति के बाद जीएसटी परिषद ने जीएसटी दरों में बढ़ोतरी की सिफारिश की। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि पिछले महीने चंडीगढ़ में जीएसटी परिषद की 47वीं बैठक में दरों को युक्तिसंगत बनाने के मुद्दे पर विचार के दौरान सभी राज्यों के सदस्य मौजूद थे। उन्होंने कहा कि पंजाब, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और केरल जैसे गैर भाजपा शासित राज्यों सहित सभी राज्य इस फैसले से सहमत हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि इस बारे में कई तरह की भ्रांतियां फैलाई गईं। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि जब जीएसटी लागू किया गया था तब ब्रांडेड अनाज, दालें और आटे पर 5% की जीएसटी लागू की गई थी।
बाद में इसे संशोधन करते हुए केवल उन वस्तुओं पर कर लगाने का फैसला किया गया जो पंजीकृत ब्रांड या ब्रांड के तहत बेची गईं। मॉनसून की शुरुआत के साथ बाजार में टमाटर की आवक बढ़ने के साथ पिछले महीने की तुलना में इसके अखिल भारतीय खुदरा मूल्य में 29% की गिरावट दर्ज हुई है। प्याज की खुदरा कीमत भी पिछले साल की तुलना में 9% गिरावट के साथ काफी हद तक नियंत्रण में है। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने कहा है कि केंद्र सरकार के हस्तक्षेप से प्याज और टमाटर की कीमतों को नियंत्रित रखने में मदद मिली है। मंत्रालय ने कहा है कि सरकार ने चालू वर्ष में अब तक का सर्वाधिक 2,50,000 टन प्याज का भंडारण किया है। भंडारण के लिए खरीद ने 317 लाख टन से अधिक के रिकॉर्ड उत्पादन के बावजूद इस साल प्याज की मंडी कीमत को गिरने से रोकने में मदद की है। राष्ट्रपति चुनाव की मतगणना बृहस्पतिवार को संसद भवन परिसर में सुबह 11 बजे शुरू होगी। कल दिल्ली में संसद भवन, राज्य विधानसभाओं और अन्य निर्धारित स्थानों पर राष्ट्रपति चुनाव के लिए 99% से अधिक मतदान हुआ। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल 24 जुलाई को समाप्त हो रहा है। झारखंड की पूर्व राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू और एनडीए से पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा विपक्ष के उम्मीदवार हैं। उपराष्ट्रपति पद के लिए विपक्ष की उम्मीदवार मार्गरेट एल्वा ने आज अपना नामांकन दाखिल किया। उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष शरद पवार, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी महासचिव सीताराम येचुरी, डीएमके पार्टी के तिरुचा शिवा, शिवसेना के संजय राउत और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी नेता डी राजा सहित वरिष्ठ विपक्षी नेताओं की उपस्थिति में नामांकन दाखिल किया। एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जगदीप धनखड़ ने कल ही अपना नामांकन दाखिल कर दिया था। चुनाव 6 अगस्त को होगा। सरकार ने फेम इंडिया दूसरे चरण के अंतर्गत 25 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 68 शहरों में से 2,877 इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशनों को मंजूरी दी है। सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों के बड़े पैमाने पर उपयोग के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे में सुधार के वास्ते 2015 में फेम इंडिया योजना तैयार की। भारी उद्योग राज्य मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर ने आज लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि 9 एक्सप्रेसवे और 16 हाईवे पर 1,576 चार्जिंग स्टेशनों को भी स्वीकृत किया गया है। पहले चरण के अंतर्गत इस साल 1 जुलाई तक 479 चार्जिंग स्टेशन खोले जा चुके हैं। दूसरे चरण के अंतर्गत 1 अप्रैल 2019 से 5 साल की अवधि के लिए चार्जिंग बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 1,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। वाणिज्य विभाग ने सभी विशेष आर्थिक क्षेत्रों के लिए घर से काम करने संबंधी एक नया नियम अधिसूचित किया है। वर्क फ्रॉम होम इन स्पेशल इकोनॉमिक जोन रूल 2006 के तहत ये अधिसूचना देश भर में सभी विशेष आर्थिक क्षेत्रों के लिए एक समान वर्क फ्रॉम होम नीति की उद्योग की मांग को देखते हुए जारी की गई है। नई अधिसूचना के अनुसार वर्क फ्रॉम होम को किसी इकाई के अनुबंधित कर्मियों सहित कुल कर्मचारियों के अधिकतम 50% तक बढ़ाया जा सकता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज स्पष्ट किया कि जाति और धार्मिक प्रमाण पत्र के संबंध में सेना की भर्ती प्रक्रिया में कोई बदलाव नहीं किया गया है। भर्ती प्रक्रिया में पहली बार उम्मीदवार से जाति और धार्मिक प्रमाण पत्र मांगे जाने वाले विपक्ष के आरोप पर श्री सिंह ने कहा कि ये पुरानी प्रक्रिया है और अग्निवीर भर्ती योजना के लिए कोई बदलाव नहीं किया गया है। उन्होंने इस दावे को अफवाह करार देते हुए कहा कि ये आजादी से पहले वाली ही व्यवस्था है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आम आदमी पार्टी पर आरोप लगाया है कि वो अपने राजनीतिक लाभ के लिए सेना के नियमों और अग्निवीर योजना पर सवाल उठा रही है। श्री ठाकुर ने कहा कि आम आदमी पार्टी ने युवाओं को गुमराह करने का काम किया है। उन्होंने बताया कि सेना भर्ती के लिए जो जानकारी पहले प्राप्त की जाती थी वो अब भी की जा रही है। श्री ठाकुर ने कहा कि लाखों युवाओं ने अग्निवीर बनने के लिए आवेदन किया है। सच्चाई ना जानते हुए युवाओं को गुमराह करने का काम इन्होंने किया, आग लगाने का काम इन्होंने पहले किया और ये वही लोग हैं जिन्होंने पहले भी प्रशंसन सर्जिकल स्ट्राइक पर भी खड़े किए थे। कोई बदलाव नहीं है। जो जानकारी पहले प्राप्त की जाती थी वही जानकारी अब भी प्राप्त की जाती है और लाखों युवाओं ने आवेदन किया है अग्निवीर बनने के लिए। ये अपने आप में दिखाता है कि विपक्ष का प्रोपेगेंडा, विशेष तौर पर आम आदमी पार्टी का झूठ, ये देश के सामने आया है।
उधर उच्चतम न्यायालय ने आज सुरक्षा बलों में अग्निपथ योजना को चुनौती देने वाली याचिकाओं को दिल्ली उच्च न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया। न्यायालय की पीठ ने कहा कि इस मामले में याचिकाओं की इतनी बड़ी संख्या न तो जरूरी है और न ही उचित। अदालत ने एक ही तरह की सभी याचिकाओं को शीर्ष अदालत में लाने के विकल्प पर भी विचार किया। पीठ ने यह भी कहा कि ऐसा करने से सर्वोच्च न्यायालय देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों के दृष्टिकोण जानने से वंचित रह जाएगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। कॉम्पिटिशन्स की अगर आप कर रहे हैं तैयारी तो आकाशवाणी लाया है एक इंटरैक्टिव प्रोग्राम अभ्यास। एक ऐसा प्रोग्राम जहां आप पूछेंगे सवाल व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर, या आप ईमेल भी कर सकते हैं अपने सवाल abhyas.airnews@gmail.com पर। हमारे स्टूडियो में एक्सपर्ट आपके भेजे सवालों का देंगे जवाब शनिवार रात 9:30 बजे। इस बार का विषय है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। आपके सवालों का हम करेंगे इंतजार 20 जुलाई तक। आपका अभ्यास हमारा प्रयास। क्या आप वरिष्ठ नागरिक हैं? क्या आपके मन में सेहत, आर्थिक, सामाजिक या भावनात्मक मुद्दों से जुड़ा कोई सवाल है? आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है कार्यक्रम एक कदम और बुजुर्गों के लिए, हर रविवार रात 9:30 बजे FM गोल्ड पर। आप अपने सवाल हमें व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर भेज सकते हैं या इस पते पर ईमेल कर सकते हैं एक कदम और airnews@gmail.com। 24 जुलाई को सुनिए कार्यक्रम का पहला अंक। आपके सवाल हमें 22 जुलाई तक मिल जाने चाहिए। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही मूल्य वृद्धि और अन्य मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दिन भर के लिए स्थगित। राष्ट्रपति चुनाव की मतगणना बृहस्पतिवार को संसद भवन परिसर में होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा, सरकार ने मुद्रास्फीति से निपटने के लिए आपूर्ति से जुड़े कई कदम उठाए हैं। सरकार ने 25 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 68 शहरों में 2877 इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशनों को मंजूरी दी। वाणिज्य मंत्रालय ने सभी विशेष आर्थिक क्षेत्रों के लिए नए नियम वर्क फ्रॉम होम इन स्पेशल इकोनॉमिक जोन रूल 2006 को अधिसूचित किया। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा, भारत ने श्रीलंका की गंभीर आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए $3 अरब 80 करोड़ की सहायता प्रदान की, जबकि किसी भी अन्य देश ने श्रीलंका को इतना सहयोग नहीं दिया। श्रीलंका संकट पर चर्चा के लिए केंद्र सरकार की सर्वदलीय बैठक संसद भवन सौध में संपन्न। श्रीलंका में कल राष्ट्रपति पद के चुनाव में कार्यवाहक राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे, अनुराकुमारा दिसानायक और दुल्लास अल्लापरुमा के बीच मुकाबला होगा। और मेराज अहमद खान निशानेबाजी विश्व कप में पुरुषों की स्कीट स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि भारत ने श्रीलंका की गंभीर आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए $3 अरब 80 करोड़ की सहायता प्रदान की है। उन्होंने कहा कि किसी अन्य देश ने इस साल श्रीलंका को इतना सहयोग नहीं किया है। आज नई दिल्ली में श्रीलंका के संकट पर चर्चा के लिए केंद्र द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता करने के बाद डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि श्रीलंका अभूतपूर्व आर्थिक संकट से गुजर रहा है। उन्होंने कहा कि अगर किसी पड़ोसी देश में अस्थिरता या हिंसा है तो ये भारत के लिए गहरी चिंता का विषय है। We had done 2 presentations. One was a presentation which was done from a political perspective, from a foreign policy perspective, which explained to all the leaders the political turbulence in Sri Lanka, the economic crisis which was there, the debt situation, the support that India has given, $3.8 billion assistance. No other country has given this level of support to Sri Lanka this year. And the initiatives that we are taking, how to help them and facilitate their engagement with other bodies including IMF and with other debtors.
उधर श्रीलंका में राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए कल होने वाले मतदान में कार्यवाहक राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे, अनुरा कुमारा दिसानायक और दुल्लास अल्लापुरुमा के बीच मुकाबला होगा। सदन के नेता दिनेश गुणवर्धने ने रानिल विक्रमसिंघे का प्रस्ताव रखा और उनके नाम का समर्थन मानुषा नानायकारा ने किया। दूसरी ओर विपक्ष के नेता साजिद प्रेमदासा ने मुकाबले से बाहर होने का फैसला किया है। हालांकि यूनाइटेड नेशनल पार्टी के नेता रानिल विक्रमसिंघे की संसद सदस्य के रूप में नियुक्ति की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका को आज सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने युवाओं से पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की अमूल्य शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाने को कहा है। आज नई दिल्ली में चौथे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम स्मृति व्याख्यान में श्री कोविंद ने कहा कि डॉक्टर कलाम ने विज्ञान और दर्शन तथा विकास और नैतिकता को समान महत्व दिया। कलाम साहब ने लिखा था कि उनके बाद उनकी कहानी खत्म हो जाएगी, लेकिन सच तो ये है कि उनकी कहानी कभी खत्म न होने वाली कहानी है। उनकी अमर कथा का सिलसिला हमेशा हमेशा के लिए भारत की आने वाली पीढ़ियों के लिए दिलो दिमाग में बना रहेगा। जैसा कि सभी जानते हैं कि कलाम साहब को बच्चों से बेहद लगाव था। वे स्कूली बच्चों से खास तौर पर मिला करते थे। उन्हें यकीन था कि वो आने वाली पीढ़ियां भारत के स्वर्णिम भविष्य का निर्माण करेंगी। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने आरोप लगाया है कि विपक्ष को किसानों और आम आदमी के कल्याण की कोई चिंता नहीं है और वो उनके मुद्दों पर राजनीति कर रहा है। श्री तोमर ने कहा कि सरकार किसानों के हितों के लिए प्रतिबद्ध है और किसानों के मुद्दों पर विचार विमर्श करने के लिए एक समिति गठित की गई है ताकि एमएसपी को और कुशल तथा पारदर्शी बनाया जा सके। जब आंदोलन समाप्त हुआ, आंदोलन के जो नेता थे उनसे जो बात हुई है उसका पालन किया गया। संयुक्त किसान मोर्चा से हम लोगों ने कई बार हमारे अधिकारियों ने चर्चा की कि वो 3 नाम सुझाएं, उन्होंने नाम नहीं दिए। तो आज भी कमेटी में आप देखेंगे कि वो स्थान रिक्त छोड़ा गया। सरकार की तरफ से पूरी तरह पारदर्शिता है और जो कहा गया है उस दिशा में सरकार आगे बढ़ रही है। महाराष्ट्र में शिवसेना के करीब 12 सांसद एकनाथ शिंदे गुट में शामिल हो गए। शिवसेना सांसद हेमंत गोडसे ने बताया कि राहुल शिवाले को गुट के संसदीय दल का नेता चुना गया है। शिवसेना के लोकसभा में कुल 19 सदस्य हैं। उच्चतम न्यायालय ने आज निर्देश दिया कि भाजपा की पूर्व प्रवक्ता नूपुर शर्मा के खिलाफ एक टेलीविजन चैनल बहस के दौरान पैगंबर मोहम्मद पर उनकी टिप्पणी को लेकर कई राज्यों में दर्ज प्राथमिकियों के आधार पर कोई कठोर कदम नहीं उठाया जाना चाहिए। न्यायालय ने कहा कि यही राहत भविष्य में किसी भी ऐसी प्राथमिकी या शिकायत पर लागू होगी जो उस टीवी प्रसारण के संबंध में उनके विरुद्ध दर्ज की जा सकती है। मामले की अगली सुनवाई 10 अगस्त को होगी। असम सरकार हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत 13 से 15 अगस्त तक पूरे राज्य में 80 लाख राष्ट्रीय ध्वज फहराएगी। सांस्कृतिक मामलों के विभाग के सचिव लाया मधुरी ने आकाशवाणी से बातचीत में बताया कि हर घर तिरंगा कार्यक्रम आजादी का अमृत महोत्सव का एक हिस्सा है। अब हर घर की छत पर शान से फहरेगा तिरंगा, गुनगुनाए जाएंगे नव विकास के गीत, आन बान शान का प्रतीक राष्ट्र ध्वज तिरंगा। आइए आजादी के अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर इस स्वाधीनता दिवस हर घर फहराते हैं तिरंगा और लेते हैं भव्य और सशक्त भारत के निर्माण का संकल्प। आइए हर घर फहराएं तिरंगा। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के संग एक राष्ट्र का उदय। भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक विश्व के अब तक के सबसे महान संघर्षों में से एक है और आकाशवाणी समाचार आपके लिए प्रतिदिन लेकर आता है इस संग्राम की एक झलक।
आज हम स्वतंत्रता सेनानी एनी मैस्करीन को याद कर रहे हैं, जिन्होंने 19 जुलाई 1963 को अंतिम सांस ली थी। 1930 के दशक में त्रावणकोर रियासत में लोकतांत्रिक सरकार के लिए लोगों की आवाज बुलंद हो रही थी। अंततः 1938 में त्रावणकोर राज्य कांग्रेस का गठन हुआ। एनी मैस्करीन, अक्कम्मा चेरियन और रोजम्मा पुन्नोस के साथ त्रावणकोर राज्य कांग्रेस में शामिल होने वाली पहली में एनी और उनके अन्य साथियों पर बार बार हमले किए गए। 1942 में वे भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल हो गईं और 2 साल बाद उन्हें त्रावणकोर राज्य कांग्रेस के सचिव के रूप में चुना गया। एनी 1948 से 1952 तक त्रावणकोर कोचीन विधानसभा के सदस्य के रूप में काम करती रहीं। वो त्रावणकोर विधानसभा में मंत्री बनने वाली पहली महिला थीं। एनी ने संविधान सभा में भी त्रावणकोर कोचीन का प्रतिनिधित्व किया। 1963 में 19 जुलाई को एनी का निधन हो गया। भारत की इस महान बेटी को हमारा शत शत नमन। मंगल 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 हो, मंगल 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 हो। आज हम अमर स्वतंत्रता सेनानी मंगल पांडे को भी याद कर रहे हैं, जिनका जन्म 19 जुलाई 1827 को उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में हुआ था। उनके साहस ने देशी सिपाहियों के दिलों में स्वतंत्रता की आग को जगाने में मदद की। मंगल पांडे बैरकपुर में 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री में सिपाही थे। 1857 में ब्रिटिश सेना ने अपने सिपाहियों को एक नई एनफील्ड राइफल दी, जिसे लोड करने के लिए ग्रीज लगे कारतूस के सिरे को दांत से खींचना होता था। ये अफवाह फैल गई कि कारतूस की चिकनाट में चर्बी का इस्तेमाल हुआ है। सिपाहियों को भरोसा हो गया कि अंग्रेजों ने जानबूझकर कारतूस पर चर्बी का इस्तेमाल किया है। 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे ने अपनी साथी सिपाहियों को ब्रिटिश अधिकारियों के विरुद्ध विद्रोह कर देने को कहा। जागी जागी है धरती सारी और जागा जागा है अंबर, जागी जागी है नदियां सारी और जागा जागा है सागर, जागो। मंगल पांडे ने 2 अधिकारियों पर हमला किया और प्रतिरोध किए जाने पर खुद को गोली मारने की कोशिश की, लेकिन ब्रिटिश सैनिकों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। तुरंत ही उनके मामले की सुनवाई हुई और मंगल पांडे को मृत्यु दंड सुनाया गया। कोर्ट मार्शल के बाद 8 अप्रैल 1857 को उन्हें बैरकपुर में फांसी दे दी गई। इस घटना के 1 महीने बाद 10 मई 1857 को मेरठ में सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया और इसने 1857 की आजादी की पहली लड़ाई को जन्म दिया। स्वदेश के इस महान सपूत को आकाशवाणी समाचार का शत शत नमन। 19 जुलाई 1905 को वायसरॉय कर्जन ने बंगाल के विभाजन की घोषणा की। उस समय बंगाल ब्रिटिश भारत का सबसे बड़ा प्रांत था और इसमें वर्तमान बांग्लादेश, बिहार और ओडिशा के कुछ हिस्से शामिल थे। अंग्रेजों ने प्रशासनिक सुविधा के कारण बंगाल को विभाजित करने का तर्क दिया, जबकि असलियत में इस विभाजन के पीछे ब्रिटिश अधिकारियों और व्यापारियों के हित जुड़े थे। वास्तव में ब्रिटिश शासन का उद्देश्य बढ़ते राष्ट्रवाद के प्रभाव को कम करना और बंगाली लोगों को विभाजित करना था। विभाजन के लागू होने से पहले कांग्रेस ने बैठकों का आयोजन किया। इनमें विभाजन के खिलाफ आवेदन एकत्र किए गए और ब्रिटिश प्रशासन को दिए गए। बड़ी जनसभाएं और प्रदर्शन भी किए गए और सामूहिक विरोध के नए तरीके इस्तेमाल किए गए। इसी दौरान कृष्ण कुमार मित्रा ने अपनी पत्रिका संजीवनी के माध्यम से विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का पहली बार खुलकर आह्वान किया। अंग्रेजी हुकूमत ने लोगों की मांग नहीं सुनी और 19 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन कर दिया गया। लोगों ने बंटवारे के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किया। ब्रिटिश शासन लोगों को विभाजित करना चाहता था, लेकिन लोगों ने इसका जवाब एकजुट होकर दिया और ऐसे शुरू हुआ स्वदेशी आंदोलन, जिसने अंग्रेजों को हिलाकर रख दिया था।
इसके साथ ही आजादी का सफर आकाशवाणी के संग श्रृंखला का ये अंक समाप्त हुआ। मिलते हैं कल अगली कड़ी में। केंद्र सरकार ने कहा है कि आईएसआईएस और अलकायदा जैसे वैश्विक आतंकवादी संगठन दुनिया के सामने चुनौतीपूर्ण मुद्दों में से एक हैं। लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि कुछ विदेशी एजेंसियां भारत के प्रति शत्रुतापूर्ण लोगों को कट्टरपंथी बनाने का प्रयास कर रही हैं। श्री राय ने कहा कि सरकार ने गृह मंत्रालय की विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों की मदद और समन्वय के लिए आतंकवाद रोधी और कट्टरवाद विरोधी प्रभाग बनाया है। बंबई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 246 अंक बढ़कर 54,768 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 62 अंक चढ़कर 16,341 पर पहुंच गया। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे कोविड टीकाकरण अभियान के तहत 200 करोड़ टीके लगाए जाने का कीर्तिमान हासिल करने पर राष्ट्रीय कार्यबल के अध्यक्ष डॉ वीके पॉल के साथ एक विशेष साक्षात्कार प्रसारित करेगा। डॉ पॉल ने कहा कि ये समूचे देश के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। The world is looking up and noticing this that our nation has ensured. But please remember that we are the vaccine hub of the world for childhood vaccine. And in some sense, having achieved this feat of 200 crore doses with made in India vaccines, the vaccines that have been used for 200 crore doses are made in India vaccine. And that makes this achievement even more stellar. And the world is noticing it. It has added more prestige to our great nation. ये साक्षात्कार FM गोल्ड चैनल और अतिरिक्त मीटरों पर रात 9:30 बजे से सुना जा सकता है। मेराज अहमद खान ने दक्षिण कोरिया में निशानेबाजी विश्व कप में स्कीट स्पर्धा का स्वर्ण पदक अपने नाम किया। मेराज विश्व कप के स्कीट इवेंट में स्वर्ण जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष निशानेबाज हैं। पदक तालिका में भारत 5 स्वर्ण, 5 रजत और 3 कांस्य पदक लेकर शीर्ष स्थान पर है। ताशकंद में एशियाई जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप के 45 किलोग्राम भार वर्ग में भारत की हर्षदा गरुण ने स्वर्ण पदक जीता है। इस चैंपियनशिप में स्वर्ण जीतने वाली वे देश की पहली लिफ्टर हैं। अमरीका के यूजीन में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप के 3000 मीटर स्टीपल चेज के फाइनल में अविनाश साबले 11वें स्थान पर रहे। उन्होंने 8 मिनट 31.75 सेकंड में अपनी रेस पूरी की। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही मूल्य वृद्धि और अन्य मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दिन भर के लिए स्थगित। राष्ट्रपति चुनाव की मतगणना बृहस्पतिवार को संसद भवन परिसर में होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा, सरकार ने मुद्रास्फीति से निपटने के लिए आपूर्ति से जुड़े कई कदम उठाए हैं। सरकार ने 25 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 68 शहरों में 2,877 इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशनों को मंजूरी दी। वाणिज्य मंत्रालय ने सभी विशेष आर्थिक क्षेत्रों के लिए नए नियम वर्क फ्रॉम होम इन स्पेशल इकोनॉमिक जोन रूल 2006 को अधिसूचित किया। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि भारत ने श्रीलंका को गंभीर आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए 3 अरब 80 करोड़ डॉलर की सहायता प्रदान की, जबकि किसी भी अन्य देश ने श्रीलंका को इतना सहयोग नहीं दिया। श्रीलंका में कल राष्ट्रपति पद के चुनाव में कार्यवाहक राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे, अनुरा कुमार दिसानायक और दुल्लास अल्लापुरम के बीच मुकाबला होगा। मेराज अहमद खान निशानेबाजी विश्व कप में पुरुषों की स्कीट स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार। अगर आपके मन में है कर्तव्य निष्ठा का प्रण और दिल में है साहस का जज्बा, तो आपके लिए ही है अग्निपथ योजना। हाय, मैं निखिल। अग्निवीर बनकर नौसेना की वर्दी पहनना गर्व की बात है। नौसेना की ट्रेनिंग से मैं एक कुशल प्रोफेशनल बन सकूंगा। फौजी अनुशासन, फिजिकल फिटनेस मुझे किसी भी चुनौती का सामना करने का कॉन्फिडेंस देंगे। कम उम्र में एक अच्छा फाइनेंशियल पैकेज मिलेगा, जिससे मैं अपने परिवार को सपोर्ट कर सकता हूँ। 4 साल के बाद नौसेना के रेगुलर कैडर में कंटिन्यू करने का ऑप्शन ऑप्ट कर मैं इंडियन नेवी का अभिन्न हिस्सा बनकर देश की सेवा करूंगा। मैं बनूंगा भारतीय नौसेना का अग्निवीर, यंग, डायनामिक, मोटिवेटेड, फिट एंड स्किल्ड। Indian Navy, an ocean of opportunities. For details, visit joinindiannavy.gov.in.